हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए कि जो लोग भी हमारा सीटेट दिसंबर में होने जा रहा है या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे जूनियर लेवल में पूछे जा चुके हैं। जो लोग और यही क्वेश्चन ये नहीं है कि हमारा जो सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, जो जो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं प्राइमरी लेवल वाले जूनियर में पूछ लिए जाते हैं, जूनियर वाले प्राइमरी में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम फर्स्ट एक पेपर दोनों पेपर की तैयारी करते हैं तो हमें एक ही बार सीडीपी पढ़ना पड़ता है ताकि हमारे दोनों पेपर क्लियर हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि दोनों का सिलेबस एक ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट की भी तैयारी करा रही हूँ। जो लोग अपनी तैयारी कर जाते हैं तो मेरे चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इससे पहले की वीडियो में 15 क्वेश्चन मैंने कराए थे और 15 क्वेश्चन इसमें लेकर आए हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। कहने के मानवीय मूल्य, जो मानव के मूल्य, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सारवर्तिक हैं। कौन है? प्रकृति में क्या है? सारवर्तिक हैं। के विकास का अर्थ है। तो इसके विकास का जो अर्थ है वो क्या है? हमारा अंगीकरण है। क्या है? हमारा अंगीकरण है। अंगीकरण क्या है? राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कि राधा मुकुद कुमार जी ने लिखा है कि मूल समाज द्वारा मान्य प्राप्त इच्छाएं एवं लक्ष्य हैं। जो मूल है, ठीक है, जो मूल है वो हमारी क्या है? इच्छाएं हैं। जो मूल है वो हमारी एक तो इच्छाएं हैं और दूसरा क्या है? हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य है, तो जिनका अंतरीकरण सीखने या फिर समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किससे होता है? जिनका जो हमारा क्या है, कह रहे हैं कि जिनका जो अंतरीकरण होता है वो किसके होता है? सीखने में सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए क्या करें? हमारे जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो हम क्या चाहते हैं? अपने विद्यार्थियों को समझाने नहीं, समझने हैं यहाँ पे। तो अपने विद्यार्थियों को समझने, हम क्या है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं और हम 20 स्टूडेंट को समझने के लिए एक शिक्षक को किसकी जानकारी होना चाहिए? तो एक शिक्षक को जो जानकारी होनी चाहिए वो एक तो बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट की भी होनी चाहिए, दूसरी काय की होनी चाहिए? बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की भी होनी चाहिए और तीसरी विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की भी होना चाहिए। कि ये नहीं है कि बच्चे के एक टीचर को क्या था? उपरोक्त सभी, क्योंकि एक जो टीचर है उसको क्या है? बाल मनोविज्ञान की भी समझ होना चाहिए। इससे क्या होगा? जब टीचर जो है बाल मनोविज्ञान को समझेगा तभी वो बच्चे को अच्छे से समझ सकता है। दूसरे उसको उसके सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो वो पढ़ा रहा है तो वो उसका जो सब्जेक्ट है उसको भी अच्छे से नॉलेज होना है और तीसरे बच्चे को किस तरीके से समझा जाता है इसकी भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहे हैं कि निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? कह रहे हैं कि निम्न में से यहाँ पे जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि निम्न निम्न में से किस स्तर पर, कौन से ऐसे लेवल पर जो है बच्चे क्या होते हैं? अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किसमें सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? हमारे किसमें? किशोरावस्था में। जो पूर्व किशोरावस्था का अगर बात करें, पूर्व किशोरावस्था, पूर्व हमारी क्या होती है? पूर्व किशोरावस्था। ये कितनी होती? पूर्व किशोरावस्था जो होती है 9 से हमारी क्या होती है? 12 होती है। तो पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष के बच्चे अपने समकक्ष वर्ग के क्या होते हैं? सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहे हैं कि मनोचित्रण का संदर्भ क्या है? तो मनोचित्रण का जो संदर्भ है, देखिए ये क्वेश्चन हमारे सीटेट में भी आ चुका है। तो मनोचित्रण का जो संदर्भ है वो क्या है? तो मन के प्रकार का अन्वेषण करना है। क्या है? मन के प्रकार का अन्वेषण करना जो है वो क्या है? मनोचित्रण का संदर्भ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? तो हमारा क्या है? दूसरों के साथ लड़ना जो है ये एक प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पे कह रहे हैं 21 कह रहे हैं कि बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। कह रहे हैं कि जो बालिका है, ठीक है, एक गर्ल्स है, उसकी शिक्षा को क्या है? महत्ता देना उचित है। क्योंकि इससे क्या होता है? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। जब कभी जो होता है सोशल जो होता है चेंजेस होते हैं, सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में जो होती हैं केवल बालिकाएं ही क्या करती हैं? सामर्थ्य होती हैं। क्या होती है? सामर्थ्य होती हैं। तो किसी भी
सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में बालिकाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए बालिका की शिक्षा को महत्ता देना उचित है। साथ ही साथ इससे लैंगिक भेदभाव भी कमी आती है। जब हम बालिका को शिक्षा देते हैं तो इससे क्या होता है, जो भेदभाव है वो भी कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहा है कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। जो समन्वित शिक्षा है उसकी सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो उसकी जो सफलता है, समन्वित शिक्षा की सफलता जो है वो किस पर निर्भर करती है? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? हमारी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन रहेगा 23। क्वेश्चन कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिगम मतलब जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा अधिगम होता है। जब हम कोई चीज़ लर्न करते हैं वही अधिगम होता है। जब हम क्या होता है, अधिगम लर्निंग भी होता है और सीखना भी होता है, और जिसे हम अधिगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। क्या बच्चा क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम से संबंधित, तो अधिगम मतलब यानी लर्निंग से संबंधित विद्यार्थी में कुछ समस्याएं आ रही, जैसे कि हमने बच्चे को क्या है ABCD करा दी है, और पर वो क्या है सभी बच्चों को आ गई और एक बच्चे को नहीं आई है, तो क्या है उसको क्या है अधिगम से कुछ संबंधित समस्या आ रही है। तो कह रहे हैं कि जो अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी में समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अगर किसी बच्चे को अधिगम यानी कि लर्निंग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका उपचार क्या है? तो उसका उपचार है हमारा निदानात्मक शिक्षण। क्या होता है निदानात्मक शिक्षण? ये एक शिक्षण ऐसा शिक्षण होता है, जैसे निदानात्मक शिक्षण अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा जो उपचार किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? हमारा निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो हमारा क्या होता है, निदानात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक शिक्षण जो होता है ये क्या होता है, ये एक निदानात्मक जो शिक्षण द्वारा किया जाता है। बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको मतलब जब बच्चा जो है सीख रहा है पर वो सीख नहीं पा रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए जो हम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वो निदानात्मक शिक्षण के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 24। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो एक शिक्षक जो होता है, एक टीचर है, यहाँ पे बच्चों को क्या करेगा, अनुप्रेरित कर सकता है। कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? पुरस्कार देकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थी को अनुप्रेरित कर सकता है, किसके द्वारा? पुरस्कार देकर। शिक्षक विद्यार्थी को उनके द्वारा किए गए उचित कार्यों के लिए उचित पुरस्कार देकर उन्हें प्रेरित कर सकता है, अनुप्रेरित या फिर प्रेरित कर सकता है। यानी बच्चे ने अच्छा काम किया तो हम क्या करेंगे, अगर उसको पुरस्कार दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, एक प्रेरित हो जाएगा, ताकि वो नेक्स्ट टाइम यही कहेगा कि हम इससे भी अच्छा करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है लेकिन वो क्या कर रहा है, टीचर का सम्मान नहीं कर रहा है। तो यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे। तो जो उसके अभिभावक हैं उनसे बात करें कि ये हमारा सम्मान नहीं करता है। तो विद्यार्थी द्वारा शिक्षक को सम्मान न देने पर विद्यार्थी की व्यवहारिक समस्याओं का पता लगाएंगे। ठीक है, उनकी व्यवहारिक ऐसी क्या समस्याएं हैं, या क्यों वो मुझसे मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, तथा उनके अभिभावकों से समस्या का समाधान जानने का प्रयास करेंगे। उनसे बात करके समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी टेंथ 6 to 8 में नवंबर 2011 में पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर है वो क्या है? शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर है वो हमारा क्या है, शिक्षक केंद्रित है। जो शिक्षक का सत्तावादी, इसमें जो होता है शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें जो होता है जो शिक्षक अपनी मर्जी से पढ़ाता है। तो इसमें जो होता है छात्र जो शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है, जबकि शिक्षक प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। जबकि जो होता है शिक्षक का प्रजातांत्रिक स्तर जो है छात्र केंद्रित होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। कह रहे हैं कि चरित्र का विकास होता है। ठीक है, कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, चरित्र का जो विकास होता है वो किससे होता है? उपरोक्त सभी के द्वारा। किससे भी होता है? इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, नैतिकता द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है, उपरोक्त सभी द्वारा होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम यानी कि शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग का जो है स्तर नहीं है। तो शिक्षण अधिगम टीचिंग लर्निंग का जो है स्तर नहीं है। तो कौन सा हमारा स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण जो है वो क्या है, शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। बाकी सभी जो है शिक्षण अधिगम का स्तर है। देखिए, जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या है, चिंतन भी करेंगे, स्मृति भी करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे, विभेदीकरण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि कह रहे हैं कि यदि यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग ले यदि एक विद्यार्थी एक यहाँ पे एक स्टूडेंट है, कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, मतलब कभी भी पार्टिसिपेट की बात आती है तो वो क्या करता है, भाग लेने से क्या करता है, संकोच करता है। तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वो उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे। तो यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच कर रहा है, लेकिन वो उत्तर नहीं देना चाह रहा है, तो हम क्या करें, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे। हम उससे कब प्रश्न पूछेंगे? जब वो उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। कह रहे हैं कि जो शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, जो बिहेवियर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का जो बर्ताव होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी बर्ताव होना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।